गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया से हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं में एक टॉपिक रखा गया है नाटक, यानी कैसे बनता है रेडियो नाटक। उसके विषय में मैं आपको आज समझा रही हूँ। इसमें हम आज 5 टॉपिक जो है समझेंगे। सिनेमा, रंगमंच व रेडियो नाटक में समानताएं क्या क्या हैं, फिर इन समानताओं के होते हुए भी रेडियो नाटक भिन्न कैसे है, फिर है रेडियो नाटक की कहानी में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, इसमें ध्वनि और संवादों का क्या महत्व है, और रेडियो नाटक का आरंभ कैसे हुआ। तो बच्चों, ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है कि सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में समानताएं कौन कौन सी हैं। ये रेडियो नाटक सिनेमा और रंगमंच से काफ़ी मिलता जुलता है। रेडियो नाटक में सिनेमा और रंगमंच की तरह ही चरित्र होते हैं। इन चरित्रों के संवाद भी होते हैं, जो पात्र आपस में जिसका चरित्र दिखाया जाता है। हम कहते हैं ना कई बार कि वाला बंदे का चरित्र चित्रण कीजिए, किसी सैनिक का चरित्र, यानी उसके चरित्र के बारे में बताना। तो वैसे ही होते हैं, और वैसे आपस में संवाद भी होते हैं, यानी जो आपस में बातचीत करते हैं, जो बोलते हैं। जैसे रंगमंच पे बोला जाता है, मंच पे कोई नाटक का अभिनय किया जाता है तब बोलते हैं। सिनेमा में भी वैसे होता है, वैसे रेडियो में भी होता है। रेडियो नाटक में भी संवादों के माध्यम से ही कहानी आगे बढ़ती है। यदि आपने कभी रेडियो सुना हो तो उसमें जब कोई कहानी सुनाई जाती है तो उसमें आपस में 2 पात्र बना दिए जाते हैं, वो दोनों अलग अलग बोलते रहते हैं, अपने अपने बात कहते हैं। तो इस तरह से यानी उसमें भी संवाद होते हैं, उसी के अनुसार वो कहानी आगे बढ़ती है। और सिनेमा रंगमंच की तरह रेडियो में भी एक कहानी होती है। जैसे हम किसी कहानी को ही नाटक के माध्यम से दिखाते हैं, कभी किसी मंच पे दिखाया जाता है प्रोग्राम में, कभी नाटक, तब भी सिनेमा में देखते हैं तब भी ऐसे ही होता है कि कोई कहानी होती है, उसी को हमने नाटक में कन्वर्ट किया तो नाटक के माध्यम से दिखाया जाता है। इसी तरह से रेडियो में भी ऐसी ही एक कहानी होती है जो हम देख नहीं पाते, लेकिन सुनते हैं तो पात्र अलग अलग बात बोलते हैं, आवाज़ें अलग अलग होती है, तब हमें पता चलता है। इसमें भी आरंभ, मध्य और अंत होता है। रेडियो नाटक में सिनेमा और रंगमंच के समान पात्रों के द्वंद्व और अंत में समाधान प्रस्तुत किया जाता है। यानी कहानी के अंत में उसका, यदि कोई बीच में हम कहते हैं ना अभी इस कहानी में पता नहीं आगे क्या होगा, अंत में जो उसका समाधान निकाल ही दिया जाता है। रेडियो नाटक सिनेमा और रंगमंच से काफ़ी मिलता जुलता होने के बावजूद भी भिन्न है। अब वो कैसे है? इसमें सबसे पहली जो भिन्नता है वो है दृश्यों का न होना। यानी यदि हम रंगमंच पे, किसी मंच पे हम नाटक देख रहे हैं तो उससे हम सामने देख रहे हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है। सिनेमा में जाके यदि हम जैसे देखते हैं, कोई भी नाटक फिल्म देखते हो आप, तो उसमें भी हमें दिखाई देता है, लेकिन रेडियो में हमें दिखाई नहीं देता, केवल सुनाई देता है। ये भिन्नता हो गई है, ठीक है, क्योंकि रेडियो जो है वो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है, यानी हम उससे केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। जहाँ सिनेमा रंगमंच की कहानी को अभिनेताओं की भावनाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जब हम देखते हैं सामने तो हमें उनके मन के भाव, उनके चेहरे पे स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन रेडियो में नाटक के सब, इसमें केवल ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संबोधित किया जाता है। इसमें केवल जो आवाज़ होती है, हम उसके चेहरे के हाव भाव नहीं देख सकते। यानी वो बात कर रहा है तो वो किस तरीके से, यदि दुखी होकर बोलता है तो कैसे बोलेगा, खुशी में बोलता है तो कैसे बोलेगा, तो इस तरह से उसकी आवाज़ से पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त सिनेमा रंगमंच में कथा के साथ साथ मंच सज्जा और वस्त्र सज्जा का भी विशेष महत्व होता है। मतलब कि जैसे मंच को सजाया जाता है पूरा, यदि हम नाटक प्रस्तुत करते हैं तो, है ना, और उसके साथ साथ में वस्त्रों की, यानी ड्रेस पहनाई जाती है तो उसी तरीके से पहनाई जाती है जैसा अभिनय करना है, जिस पात्र को, मतलब उसी के चरित्र चित्रण के अनुसार उसी के चरित्र को चित्रित किया जाता है, उसी तरह उसको। अब मान लो राजस्थानी डांस हो रहा है तो
तो उसमें आपको राजस्थानी में कोई नाटक करवाया जा रहा है तो उसमें आपको ड्रेस कौन सी पहननी पड़ेगी, जैसे राजस्थान के लोग पहनते हैं, ठीक है। और इसी तरह से किसी पहाड़ी इलाके का तो वहाँ की ड्रेस पहननी पड़ेगी जो वहाँ के लोग पहनते हैं। तो इसलिए उसमें क्या है, वस्त्रों की सज्जा का भी पूरा ध्यान होता है। लेकिन रेडियो में जो नाटक प्रस्तुत किया जाता है उसमें ना तो कोई स्टेज को सजाना पड़ता है और ना ही कोई वस्त्रों का ध्यान रखा जाता है। अब रेडियो नाटक क्योंकि ये केवल श्रव्य माध्यम है, दृश्य माध्यम नहीं है, इसमें हम देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं, इसलिए ये जो है समानताओं के होते हुए भी भिन्न है। तो इसमें भिन्नता पता चल गई होगी कौन कौन सी है। एक तो इसमें दृश्यों का न होना, इसकी पहली भिन्नता है दृश्यों का न होना। दूसरा है अभिनेताओं की भावनाओं को नहीं दिखा सकना। तीसरा है ध्वनि से संप्रेषित होना, यानी कि ध्वनि सुनाई, सिर्फ ध्वनि का इसमें जो है मुख्य काम जो होता है सिर्फ ध्वनि का ही होता है। और इसके साथ साथ मंच सज्जा और वस्त्र सज्जा का भी विशेष महत्व नहीं होना, ठीक है। तो इस तरह से इसमें मतलब समानताओं के साथ साथ कुछ असमानताएं भी हैं। अब दूसरा इसका आ जाता है भाग, हमने कहा था कि रेडियो नाटक की कहानी में ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। रेडियो में जो नाटक प्रस्तुत किया जाता है, जो भी कहानी को नाटक के रूप में बताया जाता है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। रेडियो नाटक जो है ना वो कहानी जो होती है पूरी तरह से तो ध्वनि और संवादों पर आधारित होती है। उसमें केवल हमें सुनाई देती है और आपस में जो संवाद होते हैं, जो बातचीत की जाती है वो हमें सिर्फ सुनाई देते हैं। और इसके लिए जो है इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहला है कहानी एक घटना प्रधान ना हो, यानी किसी घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए। तो कहानी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक ही घटना पर आधारित है। जैसे यदि रेडियो नाटक की कहानी का आधार केवल पुलिस द्वारा किसी अपराधी का पीछा करना है तो वह कहानी क्या होगी, थोड़ी देर में लोगों को जो है वो अप्रसन्न कर देगी, नाखुश कर देगी और लोग वो सुनना पसंद नहीं करेंगे, वो ऊब जाएंगे उससे। इसलिए कहानी में बहुत सारे संवादों की गुंजाइश होनी चाहिए, ये संवाद बहुत ज़्यादा होने चाहिए। फिर है रेडियो में जो भी नाटक प्रस्तुत किया जाता है उसकी अवधि अधिक नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा समय तक नहीं चलनी चाहिए, बल्कि वो क्या होता है सामान्य तौर पर जो इसकी अवधि होती है वो होती है 15 से 23 मिनट तक, बस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15 मिनट से लेकर के 15, 20, 25, 30 मिनट तक होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि रेडियो नाटक को श्रोता पूरी एकाग्रता से सुनता है। सुनने वाला जो होता है ना उसको पूरी एकाग्रचित्त मन से, यानी उसका ध्यान सिर्फ उसकी तरफ ही होता है। और मनुष्य जो है किसी भी बात को सुनने के लिए 15-20 मिनट इससे ज़्यादा समय नहीं लगा सकता, तो ज़्यादा समय तक वो किसी बात को सुन नहीं सकता है। और यदि रेडियो नाटक की अवधि अधिक होगी तो श्रोता जो है, यानी जो सुनने वाला है, बोर हो जाएगा और उसका ध्यान कहीं ना कहीं और हो जाएगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। तीसरा इसमें आता है पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। अब इसमें पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए क्यों? क्योंकि श्रोता जो है, जो सुनने वाला है, वो केवल सुनकर ही आवाज़ को जो है समझ सकता है। अब यदि अब 2 आवाज़ें आ रही हैं, 3 आवाज़ें आ रही हैं तो आवाज़ में अंतर होता है, हम समझ लेते हैं। यदि 5-7 पात्र बता दिए जाए तो हमें समझ में नहीं आएगा कि पहले किसने बात कही थी, दोबारा कौन कह रहा है, तीसरा कौन बोल रहा है, चौथा कौन बोल रहा है। इसलिए इसकी संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 15 से 30 मिनट के नाटक में अब ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं तो 4-5 पात्र होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, फिर हम आवाज़ जो है उनकी नहीं समझ पाते। तो किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है बच्चों? कहानी एक घटना प्रधान ना हो, सबसे पहला क्या है, एक घटना प्रधान ना हो, प्रधान ना हो। और इसमें फिर दूसरा इसका क्या आ जाता है, इसकी अवधि अधिक ना हो, पात्रों की संख्या अधिक ना हो। अवधि
अधिक ना हो और पात्रों की संख्या अधिक ना हो, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पात्रों की संख्या अधिक ना हो। तो अब इसका अगला जो आता है कि रेडियो नाटक में ध्वनि प्रभाव और संवादों का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, अब क्यों होता है इसका महत्व? क्योंकि यह एक श्रव्य प्रधान माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, जिसमें हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तब ध्वनि प्रभावों और संवादों के माध्यम से ही पूरी कहानी को श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। श्रोता इन ध्वनियों को सुनकर के, उन पात्रों की आवाज़ों को सुनकर के पूरी कहानी का अनुमान लगाते हैं, उसे समझ लेते हैं। अब इस फिर रेडियो जो नाटक होता है, रेडियो में आया नाटक, उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। अब रेडियो नाटक की जो कहानी है वो केवल ध्वनि और संवाद पर ही आधारित होती है। इसके लिए संवादों में पात्रों की भाषा का भी बड़ा महत्व होता है। अब जो संवाद बोले जा रहे हैं उसमें जो पात्र हैं उनकी भाषा कैसी है? भाषा भी सरल सहज होनी चाहिए ताकि सुनने वाला उसे आसानी से समझ सके। अब जो है गांव में जो लोग होते हैं, अब रेडियो जो है पढ़े लिखे लोग भी सुनते हैं, अनपढ़ भी सुनते हैं, तो भाषा इतनी कठिन नहीं होनी चाहिए, इतनी गूढ़ नहीं होनी चाहिए कि लोगों को समझ में ही ना आए। अब जब समझ में नहीं आएगी तो नाटक में हम आनंद कैसे लेंगे? फिर वो तो जल्दी बोर हो जाएंगे और उसे बीच में ही छोड़ देंगे। अब रेडियो जो है मूलतः संवाद प्रधान माध्यम की है, श्रव्य प्रधान है और संवाद प्रधान है। इसमें अन्य बातें भी संवादों से ही पता चलती हैं। अब जैसे पात्रों के आपसी संवादों से में भी एक दूसरे का नाम लेते हैं और फिर क्या करते हैं, हम उन नामों को जो है मस्तिष्क में बिठा लेते हैं। धीरे धीरे फिर कथा आगे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे नाम लेते हैं तो हमें पता चलता है उसका नाम लिया तो वो बोल रहा है, उसका नाम लिया वो बोल रहा है, तो नाम से भी ये चलता है। अब ध्वनि के माध्यम से संवादों का सहयोग पाकर भी रेडियो का जो नाटक है वो आगे बढ़ता है और इस तरह से श्रोताओं पर अपना प्रभाव डालता है। अब अगला इसका अंतिम जो टॉपिक मैंने लिखा, रेडियो पर रेडियो नाटक का आरंभ मतलब किस प्रकार से हुआ था। क्या था कि अब से कुछ वर्ष पहले तक रेडियो जो था वो मनोरंजन का साधन था। अब रेडियो पर समाचारों के साथ साथ ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का भी प्रसारण होता था। इसके अतिरिक्त संगीत और खेलों का आंखों देखा हाल भी रेडियो पर ही प्रसारित किया जाता था। तो आपने भी देखा होगा, यदि आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो बहुत से बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होंगे, जब टीवी नहीं था तो रेडियो को हम चला के उसमें से जो है कमेंट्री सुनते थे, कोई मैच हो रहा है, आज तो मैच हम लाइव देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। पहले देख नहीं पाते थे, केवल सुनते ही थे। तब रेडियो में ऐसा होता था, कुछ समाचार भी हमें जो है रेडियो में सुन लेते थे। धीरे धीरे रेडियो पर नाटक प्रस्तुत किए जाने लगे। अब ये रेडियो नाटक लघु भी होते थे और धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। मतलब नाटक कोई तो छोटे होते थे जो कि एक ही दिन में सुना करके उसको खत्म कर दिया जाता था, और कई आते थे एपिसोड से, जैसे धारावाहिक यानी उसका कुछ भाग आज सुना दिया तो कुछ भाग कल, फिर उससे आगे, इस तरह से नाटक पूरा किया जाता था। हिंदी साहित्य से जुड़े सभी लेखक रेडियो स्टेशनों के लिए नाटक लिखने लगे थे। अब जो रेडियो स्टेशन बने हुए हैं ना, तो वहाँ पर मतलब कि वो भी नाटक ऐसे लिखने लगे कि उनके नाटक रेडियो पर प्रस्तुत किए जाने लगे। रेडियो के लिए नाटक लिखना सम्मान की बात मानी जाती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे रेडियो नाटक का प्रचलन बढ़ने लगा। इसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केवल इसमें ये नहीं था कि हिंदी के ही नाटक होते थे, अब अन्य भाषाओं में भी रेडियो में नाटक सुनाए जाते हैं। कई हिंदी नाटक जो बाद में मंच पर बहुत सफल रहे। पहले तो रेडियो पर ही हम सुनते थे उन नाटकों को, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वही नाटक जो है स्टेज पर भी दिखाए जाने लगे और उन पर फिल्में भी बनने लगी। तो अभी वो
कई बार ऐसी फिल्म होती है जो हम देखते हैं, हम सोचते हैं इसको हमने कहीं पे इस नाटक को हमने पढ़ा है, इस कथा को पढ़ा है, वो कहानी हमने पढ़ी हुई हमें ऐसा लगती है, फिर ऐसा लगता है नहीं हमने सुनी भी है, क्योंकि हमने कई बार ऐसा होता है कि रेडियो में कहानी सुनी और वही फिल्म में हम देख रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से रेडियो पर बहुत से नाटक जो हैं, जो कवि हैं, कुछ लेखक हैं जो कहानियाँ लिखते हैं, कहानीकार हैं, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जिन्हें नाटक के रूप में रेडियो पर सुनाया गया है। आज वो मंच पर भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इवन फिल्मों में भी सब कुछ वही दिखाया जाता है। तो बच्चों, आज ये था विषय, आपका जो टॉपिक था यानी रेडियो नाटक। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर बच्चों इसको यदि आप 1-2 बार देखोगे, वीडियो को सुनोगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसमें से ही कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे और हो सकता है कोई बड़ा प्रश्न भी आपसे पूछा जाए इसमें सेकेंड टर्म के एग्जाम में। थैंक यू।